हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, पहले लास्ट क्लास का रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट करा था। पहली क्लास हो गई थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या पढ़ा था? हमारे पास 1800 ईयर के अंदर कितने एलिमेंट थे? 31 एलिमेंट थे। 1865 के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 63 एलिमेंट हो गए। बाद में ये एलिमेंट 118 हो गए। 118 के अंदर 94 एलिमेंट्स क्या थे? नेचुरल थे। 24 एलिमेंट्स क्या थे? मैन मेड थे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या अराइज हुई हमें कि 118 एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करना और उसके मिलियन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली स्टडी करना, वो एक डिफ़िकल्ट टास्क था हमारे लिए, है ना। तो उस टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब एलिमेंट्स की स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया गया? कुछ अरेंजमेंट की गई एलिमेंट्स की, और इस तरीके से अरेंजमेंट की गई कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी उनको सेम वर्टिकल कॉलम में डाल दिया, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी उनको बाकी कॉलम से सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा था और यही पीरियोडिक टेबल का बेस बना। फिर हमने कुछ अटेम्प्ट्स पढ़े थे, जिसमें से पहला अटेम्प्ट आप लोगों ने क्या पढ़ा था? प्राउस्ट का पढ़ा था। और उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन से बनते हैं, मतलब एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन है बेसिकली ऑल द एलिमेंट्स, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से जुड़कर बनते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ने के बाद बनते हैं। इस वजह से बाकी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो इंटीग्रल प्रॉपर्टीज़ थी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन के बराबर थी, जो पूरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद आपने सेकेंड अटेम्प्ट पढ़ा था। सेकेंड अटेम्प्ट किसका पढ़ा था? एंटोइन लेविएजर, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहलाते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स किन्हें बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नॉन मेटल्स किन्हें बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। बाद में ये भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हो गई। मेटलॉइड्स किन्हें बोला जाता है? ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा था? डॉबर्नियर्स ट्रायड्स। उन्होंने क्या करा था? देखो, इससे पहले आपने एक एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी पढ़ा था। 1808 के अंदर जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, और उन्होंने कहा था कि आप अगर एलिमेंट्स को डिफरेंस बताना चाहते हो एलिमेंट्स के बीच में, एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में डिफरेंस बताना चाहते हो, तो आप एटॉमिक वेट के बेसिस पे बता सकते हो। और यही हमारा बेस बना, मतलब एटॉमिक वेट ही हमारा बेस बना फर्दर डिस्कवरीज के अंदर। जो आगे जितने भी अटेम्प्ट्स हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर एटॉमिक वेट को बेस रखा गया है। मतलब जितने भी आप देखोगे एटॉमिक वेट के बेसिस पे ही चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा डॉबर्नियर ट्रायड्स। उन्होंने क्या बोला था कि एलिमेंट्स के तीन तीन के ग्रुप बना दिए थे, और ग्रुप इस तरीके से बनाए थे, या तो तीनों एलिमेंट के एटॉमिक मास लगभग बराबर थे। ये लगभग बराबर वाला केस कौन सा होता है? आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, और दूसरा केस मैंने क्या बताया कि जो मिडल वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास बाकी दो एलिमेंट के एटॉमिक मास के अरिथमेटिक मीन के या एवरेज के एग्जैक्टली बराबर होता है या नियरली इक्वल होता है। ठीक है, और आपने कुछ ट्रायड्स देखे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट ट्रायड लिखा था आपने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब लिखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का 80। जरा चेक करना क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालकर, क्लोरीन का जरा एटॉमिक मास निकाल के चेक करो और मुझे बताओ। और क्लोरीन का मास कितना है? ठीक है, अगला ये नंबर कौन सा होगा? देखो जरा, 7th है, 8th है? 7th है। तो अगला ट्रायड जो हमें देखना था फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 19 होता है, इसका तो 35.5 होता है। एक बात सुनो, कभी भी आपको अगर एटॉमिक मास पॉइंट में नज़र आता है तो समझ लेना वो एवरेज होगा। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं ना, 35 और 37, तो एवरेज करने के बाद ही तो 35.5 आया था। तो हमेशा ध्यान रखना, ये आपको नजर आएगा हाइड्रोजन का भी जो एग्जैक्ट मास होता है वो 1 पॉइंट कर होता है, 1.008 होता है। आप लोग 1 लिखते हो,
है ना। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, उन तीनों आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास वो लिखा हुआ है। तो कहीं पे भी आपको अगर एटॉमिक मास फ्रैक्शन में नजर आ रहा है, आई मीन टू से पॉइंट में नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो एवरेज एटॉमिक मास होगा, यानी कि उस एलिमेंट का आइसोटोप होगा। एक एक जर्नल से ऑब्जर्वेशन है जो मैंने भी ऑब्जर्व करी, आपको बता दी। ब्रोमीन का आपने रखा 80, वैसे तो ब्रोमीन का भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। आप निकालो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास, मतलब इन 2 एलिमेंट को यूज करके। तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 19 प्लस 80/2, कितना आया है 49.5। अब की बार देखो ये तो दूर दूर तक नहीं है, तो यहाँ पे तो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, ठीक है। और एक केस मैंने अभी बताया था आपको, आयरन, कोबाल्ट, निकल, एक ही ऑर्डर में लिखे हुए मैंने एलिमेंट, 26, 27, 28। मैंने आपको बोला था कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक याद कर लो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये रट लो आप, ये रट लो। ये 30 तक तो आपको रटने ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी मैं आपको याद करा दूंगा ट्रिक्स के थ्रू। 30 मिनट्स के अंदर आप पूरी प्योर टेबल आराम से लिख दोगे। बस हाँ, 2-3 बार सिंबल्स के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। वो एक बार सिंबल्स याद हो जाएंगे ना, फिर सब कुछ ईजी हो जाएगा। पूरी प्योर टेबल 30 मिनट के अंदर साइड में लिख डालोगे विद सिंबल्स, विद एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसका मास है आपका 55.5, जिसको आप लोग 56 लिखते हो, ठीक है ना। तो 56 लिख लो आप यहाँ पे, ये 55.5, ये लो 56 ही लिख दिया मैंने। ये 59 हो गया, ये 59 हो गया, ठीक है। तो इन 2 केसेस के अंदर आप देख सकते हो, इधर तो डायबोनियर ट्राइड लग ही नहीं रहा है, हाँ, इन 2 केसेस में तो लग ही नहीं रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, इधर तो लगभग बराबर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, इन दोनों का मास एग्जैक्टली बराबर हो गया, ये नियरली इक्वल हो गया, ठीक है। और इधर तो आपको कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा है, 49.5 कहाँ, 35.5 कहाँ, 49.5। तो ये जो डायबोनियर ट्रायड है, ये आपका बाद में क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, मना कर दिया गया इस मॉडल को, मतलब रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया, ठीक है, ये बोल के रिजेक्ट कर दिया गया कि डायबोनियर ने जो ट्रायड्स लगाए थे ना, ये बस एक इत्तेफाक था कि भाई तेरा लक था, निकल गया बाई चांस, इसलिए तो खुश हो गया। अगर तेरा सही होता तो आगे भी तो ट्रायड्स बनते ना तेरे, तो बाकी सब तो ये फिट हो नहीं पा रहा कॉन्सेप्ट तेरा, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। उतारो पहले आप, लिख लो इसके अंदर एक लाइन ड्रॉबैक करके लिख लो, ड्रॉबैक करके लिख लो। हाँ, इसका डायबोनियर ट्रायड खत्म हो गया, ठीक है। बाकी ट्रायड्स तो आपने पिछली क्लास के अंदर कर लिए थे, ठीक है। एक ट्रायड अभी करा जो एक्सेप्शन में आ गया है, फॉलो ही नहीं करा, आप ये बोल सकते हो। और आयरन का होता है मास 55.9, इसका होता है 59, इसका होता है 59। तो मैंने इसको 55.9 को 56 कर दिया, 55.9 को मैंने 56 कर दिया। तो देखो इसका लगभग बराबर है, इधर तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके बाद इसको ये मना कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, रिजेक्ट हो गया। क्या बोल कर रिजेक्ट हो गया कि आपका जी अटेम्प्ट एक जस्ट एक कोइंसिडेंस था, बस इत्तेफाक था, तुक्का लग गया आपका, बस ये बोलकर। तो लिख लो इसके अंदर आप लिमिटेशन ऑफ डायबोनियर्स ट्रायड्स, लिमिटेशन ऑफ डायबोनियर ट्रायड्स। इसमें आप लिख लो the concept of triads could be applied only to a limited number of elements. Limitation of Dauberniers triads, उसमें आप लिख लो the concept of triads could be applied only to a limited number of elements. Only to a limited number of elements. The concept of triads could be applied only to a limited number of elements. Full stop करके. Therefore it was dismissed. Therefore it was dismissed. Therefore it was dismissed as coincidence. Dismissed as coincidence. Therefore it was dismissed as coincidence. ठीक है ना, मैं यही बोल रहा था कि इसको बाद में डिसमिस कर दिया गया, क्या बोल के कि भाई जो आपकी अटेम्प्ट थी ना, वो एक कोइंसिडेंस था,
एक इत्तेफाक था, एक तुक्का लग गया आपका, बहुत बढ़िया। लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स फुल स्टॉप करके, देयरफॉर इट वाज डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंस। ठीक है जी, तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप्स बनाए थे ना उन्होंने, तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप्स बनाए थे, तभी तो ट्रायड बोला। तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप्स बनाए थे तभी ट्रायड बोला। ठीक, आगे बढ़े, सुनो नेक्स्ट हेडिंग डालो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स, न्यू नया, लैंड्स जमीन, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि 1808 के अंदर जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी बोली थी, उसके अंदर उन्होंने क्या करा था, दो एलिमेंट के एटम को डिस्टिंग्विश करा था, डिफरेंशिएट करा था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। तभी तो मैंने बोला कि बाकी जितने भी अटेम्प्ट्स आने वाले हैं, सब के सब अटेम्प्ट्स एटॉमिक वेट पे ही बेस्ड थे, यही बोला ना मैंने। तो अब जो आपको लिखवाया है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसमें क्या कहा जाता है कि एलिमेंट्स को अरेंज करा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट सच दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज इन जनरल, द प्रॉपर्टीज विल बी रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, या सर्टेन इंटरवल्स, नॉट टाइम एग्जैक्टली, सर्टेन इंटरवल्स। कहने का मतलब है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर क्या होता है कि एलिमेंट्स को अरेंज करा गया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम, ताकि कुछ इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट करें, इसे बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो देख लेते हैं एक बारी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, सॉरी मैंने तो ग्रुप पे लिख दिया मैंने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन नहीं था उस टाइम पे, उस टाइम पे नियॉन नहीं था, तो नियॉन के बाद सीधा होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर आर्गन नहीं था, नोबल गैस नहीं था ना, तो आर्गन नोबल गैस में आता है ना। क्लोरीन के बाद आर्गन नहीं है, आर्गन के बाद कौन आ जाएगा, पोटेशियम। ठीक है जी, कैल्शियम। बस यहीं रुक रहे हैं, इससे आगे नहीं, क्योंकि इससे आगे फॉलो हो नहीं रहा था। ठीक है जी, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने क्या करा, आई मीन न्यूलैंड ने क्या करा, एलिमेंट्स को अरेंज करा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ताकि एक इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करे। तो देख लेते हैं एक बार इंटरवल क्या है। यह है आपका पहला एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। क्लास का जो इंट्रोडक्शन, क्लास में जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया था, उसमें यही वाला ग्रुप मैंने एज एग्जाम्पल लिया था। हाँ, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, मैंने कहा था ना इसको यही वाला याद रहेगा मैंने उसी दिन ही कह दिया था, कल ही कह दिया था मैंने, ठीक है, कि तुम्हें तो यही याद रहेगा। उसके बाद इसको 1 बोल दो, आप इसको 1 बोल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख लो, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, हेंस इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। अब इधर से भी 1 कर सकते हो काउंट, जरूरी नहीं है यहीं से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी प्रॉपर्टी इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, और सॉरी सिमिलर होती है, इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। अगर आप इस वाले ग्रुप को याद करना चाहते हो, ये ग्रुप 2 का होता है, अभी सब सीखेंगे ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या होता है। ठीक है, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार सेंट्रो बापू रोए। बाप थोड़ा वो हो जाता है ना, मतलब थोड़ा रूड सा वर्ड हो जाता है, इसलिए मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया। हाँ, राजी करवा लो, जैसा मन करे, डिपेंड करता है पापा कैसे हैं आपके। ठीक है,
बेटा मांगे कार स्कूटर, वैसे मैं पहले इसको ऐसे लर्न कराता था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो ये बाप थोड़ा मेरे को रूड सा वर्ड लगता था, तो मैंने बापू कर दिया। ठीक है, बापू जी कह लो, बापू कह लो, जो मन करे आपका। बेटा मांगे कार सेंट्रो, कार स्कूटर, जो भी कहना है। कार स्कूटर दो चीज़ हो जाएगी, तो उसमें तो बाप रोगा ही रोगा। तो उसमें बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, एक ही चीज मांग रहा है बंदा, है ना। रियल नेम क्या है? बेरिलियम, 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 मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे ना, जब आप लोग सॉल्ट एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट करोगे लैब के अंदर, ये तीनों की तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। अगर आपने करा होगा सॉल्ट एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट, और मैंने आपको स्कीम भी भेजी थी, मैंने आपको स्कीम भी भेजी थी। स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो ये देख लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, उसको कंपेयर किया गया किससे? 8 नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल से। वो जो होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जैसे कि 8 नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल के अंदर पहला सा और 8वां सा सेम है, इन अ सिमिलर वे, इन अ सिमिलर वे पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। कब? जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो देख लो, एटॉमिक वेट इधर भी बेस बनाया, इधर भी एटॉमिक वेट को ही बेस बना रखा है। देखो आप, मास बढ़ रहा है, 56, 59, 59, 19, 35.5, 80 मास बढ़ा। आप जितने भी ट्राइड्स, आपने जितने भी ट्राइड्स करे थे पिछले क्लास के अंदर, उनके एटॉमिक मासेस चेक करो, बढ़ ही रहे हैं। और एटॉमिक मास को ही बेस रखा हुआ है, मतलब एटॉमिक मास के बेसिस पे ही तो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है ना। तो यही मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा था कि जॉल डेंटल ने क्या बोला था, अगर एलिमेंट्स के एटम्स को आप डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर रहा था। और इसी वजह से जितने भी आगे अटेम्प्ट्स आने वाले हैं, अभी तक जितने भी अटेम्प्ट्स आएंगे, सब में एटॉमिक वेट को बेस बनाया गया होगा। ये समझ आ गया? बट ये भी डिस्कार्ड कर दिया गया, क्यों? क्योंकि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था ना, वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, मतलब उस एलिमेंट तक एप्लीकेबल था जिसका एटॉमिक मास 40 है। उसके बाद ये आगे नहीं रिजल्ट दे रहा था, तो ये भी चलता बना। ठीक है, इसकी भी फाइल क्लोज हो गई, तो लिख लो आप। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हेडिंग है, ईयर लिख लो 1865। 1865 में किया था इन्होंने। इंग्लिश केमिस्ट है ये, ठीक है ना। केमिस्ट, केमिस्ट वो वाला केमिस्ट नहीं होता है, ये जो दुकानों पे लिखा होता है ना केमिस्ट, ये नहीं होता है, गलत होता है। ये फार्मासिस्ट होता है। अगर उसको लिखना है तो वो फार्मासिस्ट लिखे कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं दवाइयाँ बेचता हूँ, मुझे मेडिसिन की नॉलेज है। जो केमिस्ट्री के अंदर एजुकेशन परस्यू करता है, मास्टर्स कर लेता है, पीएचडी कर लेता है, वो केमिस्ट कहलाता है। तभी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हाँ, लिखो, इसमें लिखो इन 1865, मतलब ईयर 1865 है, इंग्लिश केमिस्ट है जॉन एलेक्जेंडर, जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड, बंदे का पूरा नाम है जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड। ये नाम बोलने में थोड़ा इजी भी है, जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड। अब इसके बाद लिखो, व्हेन द लाइटर एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, व्हेन द लाइटर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of their increasing atomic weights, when the lighter elements were arranged in order of their increasing atomic weights, the properties of every eighth element, the properties of every eighth element were similar to those of the first one. When the lighter elements were arranged in order of their increasing atomic weights, the properties of every eighth element were similar to those of the first one.
When the lighter elements were arranged in order of their increasing atomic weights, comma, the properties of every eighth element were similar to those of the first one, like the eighth note of a musical scale. ठीक है जी, like the eighth note of the musical scale. I repeat, when the lighter elements were arranged in order of their increasing atomic weights, the properties of every eighth element were similar to those of the first one, like the eighth note of the musical scale. अब इसको कॉपी करो. हाँ, ये ट्रिक अगर याद, ये भी याद कर लेना, लिख लेना. अभी एटॉमिक नंबर का लिखना नहीं सिखाया आपको मैंने, अभी सिर्फ सिंबल्स लिखना सिखाए हैं. और एटॉमिक नंबर भी रटने की ज़रूरत नहीं है, 30 तक तो याद कर लेना भाई. हाइड्रोजन से लेके जिंक तक आप उसे याद कर लो. 8 नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल. अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, ईयर क्या लिखवाया मैंने इसके अंदर, 1865 ना. और 1865 में 63 एलिमेंट भी थे, 63 एलिमेंट्स थे ना. बट ये यहीं तक ही लग गया ना, इससे आगे रिजल्ट ही नहीं दे रहा था. ठीक, आगे बढ़े. दो ड्रॉबैक्स लिखने. पहला ड्रॉबैक मैंने आपको बता ही दिया. बात दूसरा ड्रॉबैक ये है, नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो रही थी. जब आप नोबल गैसेस की डिस्कवरी करोगे, आई मीन हो चुके हैं, आप नहीं करोगे, यहाँ रखोगे नोबल गैसेस को आप, है ना. नोबल गैसेस यहाँ रखा जाता है ना. तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो पहले एलिमेंट और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी कहाँ से सेम आ रही है अब. ये भाई वैसे ही कट गया था, इसको तो वैसे ही डिस्कार्ड कर दिया गया था. ठीक है, बाद में एक टाइम बाद, ये थोड़ी ना तुरंत जैसे आज भाई ने निकाला, डिस्कवर करा और कल डिस्कार्ड, ऐसा थोड़ी ना है. जब तो कोई फर्दर रिसर्च नहीं आ जाती, इससे कोई एडवांस रिसर्च नहीं आ जाती, तब तक इसको रखा था कंटिन्यू. इसको तो बाकायदा मेडल भी मिला है, डेवी मेडल. लिखवा दूंगा वो लाइन. ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत मजाक बनाया गया था, बाद में इसको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इसका मेडल अवार्ड करा था. ठीक है जी. बाद में ये डिस्कार्ड हो ही गया. क्यों हो गया? क्योंकि नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई. अब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई तो नोबल गैसेस को यहाँ प्लेस किया गया. ठीक है ना, यहाँ प्लेस करोगे तो इधर नियॉन आ जाएगा. अगर आप यहाँ प्लेस करोगे तो यहाँ नियॉन आ जाएगा. ठीक है, यहाँ नियॉन आ गया, इधर आर्गन आ गया. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. अब देखो, अब नहीं मैच हो रही है प्रॉपर्टीज. ठीक है, पहला एलिमेंट है आपका हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ये टर्म सीखोगे सब. हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ऐसे एलिमेंट जो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं. तो ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं, ये वाला ग्रुप 1 है जो आगे जाके ग्रुप 1 बनेगा. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो करंट पीरियोडिक टेबल हमें पढ़नी है, उसके अंदर ये ग्रुप 1 बनेगा, ये ग्रुप 2 बनेगा. ठीक है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. ये वाले एलिमेंट क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं. ठीक है, इनर्ट का मतलब क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं कह सकते हो आप. क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी कंप्लीट है, मतलब इनके जो ऑक्टेट्स हैं, इनके जो शेल्स है ऑलरेडी कंप्लीट है. भाई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों करता है? ताकि वो अपने शेल में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर ले, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले. जब इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों करेगा? करेगा ही नहीं. ठीक है ना. तो इसकी प्रॉपर्टी देखो, ये बिल्कुल अलग है. इनर्ट है, अनरिएक्टिव है, वो रिएक्टिव है. अबे 2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10.
तो 2,8। ये वाला जो ग्रुप है ना, ये तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। ये तुम्हारे लिए मैं ग्रुप का अभी से ही बता रहा हूँ, बाद में सब दोबारा बताऊंगा। ये नए वाली पीरियोडिक टेबल के अंदर जो करंट पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप इसे बोला जाएगा, 18 ग्रुप बोला जाएगा। और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ये सिर्फ आपके लिए है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन सिर्फ आपके लिए ये, ठीक है। ये आपके हिसाब से मैंने डिजाइन करी है, ठीक है। हीना, नीना और करीना का साइलेंट है ना। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक, याद हो गया होगा, कंफर्म्ड याद हो गया होगा। ठीक है जी, तो फिर से बता देता हूँ, इसके दो ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक क्या था कि ये कहाँ तक एप्लीकेबल था? जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास 40 था, एक तो वहाँ तक एप्लीकेबल था। दूसरा, नोबल गैसेस के डिस्कवरी के बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि नोबल गैसेस को यहाँ प्लेस किया गया और उसके अकॉर्डिंग पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही थी, सिमिलर नहीं आ रही थी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इस मॉडल का इस लॉ का मजाक बना था। बाद में इस लॉ को क्या कहते हैं, एक इम्पोर्टेंस दी गई और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इनको मेडल अवार्ड करा, डेवी मेडल। तो ये लिख लो आप, पहले लिमिटेशन लिखो, लिमिटेशन लिखो या ड्रॉबैक कह लो। लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें आप लिख लो, इट वॉज एप्लीकेबल टू ओनली लाइटर एलिमेंट्स। इट वॉज एप्लीकेबल, इट वॉज एप्लीकेबल टू ओनली लाइटर एलिमेंट्स। इट वॉज एप्लीकेबल टू ओनली लाइटर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक वेट्स अप टू 40। इट वॉज एप्लीकेबल, इट वॉज एप्लीकेबल to only lighter elements having atomic weights up to 40 U. U means unified mass, ठीक है ना। AMU लिख लो। एक और लिख लो, सेकेंड लिमिटेशन। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट were no longer, the properties of 8th element were no longer similar, the properties of 8th element were no longer similar to those of the first one. ठीक, the properties of 8th element were no longer similar to those of the first one. ठीक, अब वो वाली बात लिख लो, वो अवार्ड वाली बात। इसमें आप लिख लो, इन द बिगिनिंग, नहीं ड्रॉबैक्स में नहीं, पॉइंट है वो मेडल, वो ड्रॉबैक्स दो ही है, लिख लो। इन द बिगिनिंग द आइडिया वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, इन द बिगिनिंग द आइडिया वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, इन द बिगिनिंग द आइडिया वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एंड वॉज एक्चुअली ridiculed, sorry. In the beginning, the idea was not widely accepted and was actually ridiculed. Full stop करके, however, his work was recognized. However, his work was recognized. However, his work was recognized much later by the रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। लंदन के अंदर है सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, by awarding him the Davy medal, DAVI,
by awarding him the Davy Medal in 1887. In 1887, डेवी मेडल इन 1887। अब ये देखो कि 1865 में तो आपने ये लॉ पढ़ा, मतलब उन्होंने ये लॉ बनाया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और अवार्ड कब मिला है? 1887। थोड़ा डिफरेंस निकालना, इधर आ गया 2, इधर आ गया 2, सही ना है? गलत लिख दिया? सही तो लिखा है ना? 22 साल बाद मिला, सोचो। और जिस डिस्कवरीज को आप पढ़ने में ड्रामे करते हो, मतलब ये आप इनके बिहाफ पे जाके सोचो ना, इनकी जगह पे जाके सोचो। वैसे तो वो एग्जिस्ट नहीं करते अब, बट ऐसे ही हम कहते हैं ना कि यार तू मेरी बात को नहीं समझ पा रहा, मेरी जगह आके देख एक बार, फिर तेरे को समझ में आएगा। तो जस्ट इमेजिन, इन्होंने वो कोई ऐसी थोड़ी ना बन गया था वो, आपने तो बड़ी सिंपल तरीके से पढ़ लिया कि अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। वो आइडिया उसको कहाँ से आया होगा? दिमाग लगाया होगा ना, उसने कितनी पढ़ाई करी होगी, कितनी दूसरे साइंटिस्ट के डिस्कवरीज को स्टडी किया होगा, जब जाके उसको ये क्लिक करा, उन्होंने बना डाला। बाद में मजाक भी बनाया गया, एक्सेप्ट भी नहीं करा। सोचो, उसने इतनी मेहनत करी, ठीक है, उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, बाद में उसको दर्जा मिला 22 साल बाद, मेडल मिला 22 साल बाद। 22 साल बहुत बड़ा टाइम होता है भाई, हमारे से 1 साल नहीं। उस समय की वैल्यू, टाइम की वैल्यू उससे पूछो जो फेल होता है, जिसके फ्रेंड आगे चले जाते हैं, ठीक है, और खुद पीछे रहता है, उससे पूछो टाइम की वैल्यू क्या होती है। उसको 365 दिन ना बहुत भारी लगते हैं, और ज़िंदगी में भारी लगेंगे, क्योंकि सारे दोस्त आगे हमेशा के लिए निकल ही गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज लॉदर मियर अरेंजमेंट। लॉदर मियर अरेंजमेंट। लॉदर मियर अरेंजमेंट पहले सुन लो, फिर लिखवा दूंगा। मैंने आपको अभी तक 3 ग्रुप सिखा दिए हैं, ये भी ध्यान रखना। अभी एटॉमिक नंबर लिखना नहीं सिखाया है, सिंबल्स लिखने सिखा दिए, ठीक है ना। ग्रुप 1 लीना की रूबीर से फ्रेंडशिप, ग्रुप 2 बेटा मांगे कार स्कूटर, बापू रोए। कार स्कूटर है, 2 चीजें मांग रहा तो जाहिर सी बात है कोई भी क्रिप करेगा, है ना। कार मांग रहा है, वो भी सेंट्रो मांग रहा है, सस्ती कार है तो वो खुशी खुशी दे देंगे। और हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 18 याद करा दिया। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 18 आर स्पेशली डिजाइन फॉर हिम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने नाम नहीं लिया आपका तभी तो। लॉदर मियर अरेंजमेंट, ठीक है ना। लॉदर मियर अरेंजमेंट के अंदर प्लॉट बनाया गया किसके बीच में? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के बीच में, ठीक है। एक प्लॉट ड्रॉ किया गया, आप सुन लो पहले, फिर इकट्ठा लिखवा दूंगा, ठीक है। इधर रखा गया एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो भी अभी बता देंगे। इधर रखा गया एटॉमिक वॉल्यूम और इधर रखा गया एटॉमिक वेट, ठीक है। एक तरफ एटॉमिक वॉल्यूम रखा गया, एक तरफ एटॉमिक वेट रखा गया और प्लॉट बनाया गया, ठीक है जी। क्या बनाया गया? जब छोटे थे आप लोग तो ग्राफ वर्ड यूज किया करते थे, अब उसी का नाम बदल के प्लॉट कर दिया है, ठीक है ना। प्लॉट ड्रॉ किया गया, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, एलिमेंट्स का, ठीक है। और कुछ ऐसा नेचर आया, ये रफ नेचर है, एक जनरल बना रहा हूं। बुक के अंदर देखो, बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत प्रिसाइज प्लॉट आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक ये जर्नल है बट चीजें समझ आ जाएगी आपको। बोलो क्या बोल रहे थे? वॉल्यूम पता है, वैसे एटम का वॉल्यूम होता है भाई। आपको पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है। अगर आप एटम की डेंसिटी रख दो यहाँ पर और एटम का मास रख दो तो वॉल्यूम निकल आएगा। इस कॉन्सेप्ट से एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लिया, इधर एटॉमिक वेट रख दिया, ठीक है। प्लॉट बनाया, ये एक जनरल प्लॉट है जिसका नेचर ऐसा है, ऐसा ही मिलेगा बुक के अंदर भी देखोगे तो ऐसा ही मिलेगा। अब जैसे कि अब सुनते जाओ। उसके बाद ऑब्जर्व किया गया
जो प्लॉट्स के अंदर पोजीशंस थी ना, जैसे कि ये पीक के बारे में बात कर रहा हूं, इन पीक को कौन ऑक्यूपाई कर रहा था? एल्कली मेटल्स। वो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एल्कली मेटल कहलाते हैं। वो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं वो एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है, ये एल्कली मेटल है, याद रखना, ये एल्कली मेटल्स है, याद रखना, ठीक है, ये एल्कली मेटल्स है, याद रखना। तो प्लॉट ड्रॉ करने के बाद क्या ऑब्जर्व किया गया? जो सिमिलर पोजीशन थी ना प्लॉट के अंदर, वो उन एलिमेंट्स के द्वारा ऑक्यूपाई की जा रही थी जिनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर थी। जैसे कि ये पोजीशंस क्या है? सिमिलर है ना, सेम तो नहीं बोलोगे ना से आप। पीक है ना, ये पीक है, तो इधर आ गया लिथियम, इधर आ गया सोडियम, इधर आ गया पोटेशियम। सही है? नहीं सही है? ये है असेंडिंग पोजीशन, मतलब ऊपर की तरफ प्लॉट चढ़ रहा है। ये है डिसेंडिंग पोजीशन, नीचे की तरफ प्लॉट जा रहा है। सेकेंड एग्जांपल देखो, डिसेंडिंग पोजीशन पे आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल आ गए। वो जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स थे जो अभी मैंने सिखाया आपको, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स थे अभी आपको मैंने सिखाया, बेटा मांगे कार, वो भी कौन सी? सेंट्रो। तो हाँ, यहां राजी करा देना, ठीक है। तो प्लॉट की जो डिसेंडिंग पोजीशंस थी वो कौन ऑक्यूपाई कर रहा था? एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स। तो इधर रख दो आप बेरिलियम, इधर आप रख लो मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, बाकी आगे भी प्लॉट है। ए ही लिखा हुआ है यार, ठीक है। असेंडिंग पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन क्लियर है ना? अगर आप प्लॉट को ऐसे लेके जा रहे हो तो असेंडिंग पोजीशन, प्लॉट नीचे उतर रहा है, आपका पीक नीचे उतर रहा है तो डिसेंडिंग पोजीशन। तो डिसेंडिंग पोजीशंस पे एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स आए जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सिमिलर थी, वहां पे मैंने ग्रुप 2 रख दिया। असेंडिंग पोजीशन पे हेलोजेंस को रख दो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसको भी याद करा देते जब आई गया तो, ठीक है, बीच बीच में हम चैप्टर खत्म होते होते याद हो ही जाएगा आपको, ठीक है। ग्रुप 17 का ये होता है। ग्रुप 1 एल्कली मेटल, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ, एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स या मेटल बोल लो, ठीक है। ग्रुप 18 नोबल गैसेस, ग्रुप 17 को हेलोजेंस बोलते हैं, ग्रुप 17 को हेलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। स्पेलिंग और सिंबल्स पे थोड़ा ध्यान रखना, हो जाता है गलत, कभी कभार हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, तो आपसे भी हो सकती है। तो 2-3 बार आप पढ़ेंगे, स्पेलिंग्स एंड सिंबल्स याद हो जाएंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर तो लिखना काफ़ी ईजी है। जो हाँ बता रहा हूँ, जो डिफ़िकल्ट है वो यहाँ आपको फेस होगी, जो भी डिफ़िकल्टी है, लाइक स्पेलिंग या लाइक सिंबल्स, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे आप? फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट, एप्पल का टैबलेट, फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट, ठीक है ना। तो ये असेंडिंग पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे थे, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स डिसेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे। एल्कली मेटल्स पीक के, सॉरी, कर्व के पीक को ऑक्यूपाई कर रहे थे, ठीक है ना। यही आपका है लॉदरमियर अरेंजमेंट, ठीक है। तो लिखो इसमें जरा, पहले आप लिख लो लाइन, फिर इसको उतारना। लिखो 1869 है ये, जर्मन केमिस्ट है, जर्मन केमिस्ट है, बंदे का नाम है लॉदरमियर, बंदे का नाम है लॉदरमियर। इसमें आप लिख लो, ही प्लॉटेड अ ग्राफ, he plotted a graph between the atomic volumes, he plotted a graph between the atomic volumes, ब्रैकेट में लिख लो एटॉमिक वॉल्यूम होता क्या है? ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी,
ब्रैकेट में लिखना है ये, ठीक है, ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। I repeat, he plotted a graph between the atomic volumes. In bracket you write gram atomic weight divided by density, bracket close कर दो, and atomic weights of the elements, and atomic weights of the elements, and atomic weights of the elements, and observed that the elements with similar properties, and observed that the elements with similar properties हाँ जी, क्या लिखा आपने? ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वॉल्यूम्स इन ब्रैकेट एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, एंड एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट्स, एंड ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशंस ऑन द कर्व। है ना, कर्व पे सिमिलर पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहा है और वो एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। कुछ आया समझ में? कुछ आया समझ में? अब इसे कॉपी करो पहले आप लोग, फिर इसके पॉइंट्स लिखवाते हैं। अभी ना थ्योरी, अभी डिस्कवरी चल रही है, जैसे लॉदरमियर हो गया, फिर मेंडलीव का आएगा, फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आएगी, बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी, बाद में आपकी जो प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाएगी ना, उसमें थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, तो वो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। बोरिंग तो ये भी नहीं है, बट कंपैरेटिव टर्म्स में वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसके कंपैरेटिवली। ठीक है, तो आगे लिखो। अबे पहले इसको तो ठीक से लिखवा लूँ। इसमें आप लिख लो द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, सॉरी द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स, आई एम सॉरी, द मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रो, पहला पॉइंट है ये, द मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द पीक्स ऑन द कर्व। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स, द मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स आपको पता है कौन है, आपने लिख भी रखा है, ऑक्यूपाई द पीक्स ऑन द कर्व। द मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द पीक्स ऑन द कर्व। ठीक, सेकंड लिखो, एल्कली मेटल, इधर सुनना एक बारी जरा, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल या एलिमेंट, ये दोनों के दोनों हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये, अभी बता देता हूँ कुछ सेकंड्स के अंदर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, तो जो एलिमेंट बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं ना, तो उन पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो ऐसे एलिमेंट को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा है, तो ग्रुप 1। ठीक, वो क्यों होता है वो जब टॉपिक इसका आ जाएगा तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, उधर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म यूज होती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वहाँ पे टर्म यूज हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अरे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता भाई, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एक अलग चीज़ें हैं, जब आएगा तो समझ आ जाएगा आपको। फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आंसर विल बी ग्रुप 1 एलिमेंट। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ठीक है आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 बता दिया कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन है। ग्रुप 1 में तो 6 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं सर मेरे को, इन 6 एलिमेंट में कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो आंसर इज दिस। ठीक है, इसको नहीं स्टडी करते क्योंकि कुछ जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं द मोस्ट स्ट्रांगली अच्छा मैं कुछ बता रहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बारे में। हाँ, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें भी कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आंसर इज सीजियम। नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं
कुछ एलिमेंट्स नीचे के मतलब लास्ट के एलिमेंट्स, हर एक ग्रुप के लास्ट के एलिमेंट्स को कम स्टडी किया जाता है, क्योंकि वो या तो वो रेडियो एक्टिव होते हैं या उनकी अबेंडेंस बहुत कम होती है। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोगों ने लिखा था, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द पीक्स ऑन द कर्व। सेकेंड पॉइंट लिखो, द लेस स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, the less strongly electropositive alkaline earth metals, the less strongly electropositive earth metals occupy the descending positions, on the curve. The less strongly electropositive alkali earth metals occupy the descending positions on the curve. दोबारा बोलूँ, द लेस स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल, स्पेलिंग सामने लिखी हुई है, ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशंस ऑन द कर्व। डिसेंडिंग पोजीशन मतलब जब आप ऐसे प्लॉट बनाओगे, ये एक प्लॉट हो गया, तो कर्व जब उतर रहा है तो डिसेंडिंग, जब ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। हाँ, थर्ड, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, the most electronegative elements, that is halogens occupy the ascending positions on the curve, ascending, ये वाली पोजीशन को ascending बोला गया, ascending positions on the curve। ठीक है, एक बार थोड़ा सा 5-10 सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे भी दे देते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैंने क्या बताया था, ऐसे एलिमेंट जो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं। कौन से ज़्यादा होते हैं, क्यों होते हैं, वो बात की बातें हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो हेलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, उनकी बड़ी अच्छी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो हेलोजन जो है आपके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, और इसमें भी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे अच्छा है इन सब में, तो ये है। ठीक है ना, फ्लोरीन is the highest electronegative element in the whole periodic table. Cesium is the highest electropositive element in the whole periodic table. अगर आप दो बातें बड़ी अच्छे से सिखा दी है मैंने कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सीजियम। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। हाँ, फोर्थ, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एल्कली मेटल्स पीक्स पे लाई कर रहा है, जो कर्व है आपका उसके टॉप पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहा है। हेलोजन असेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। एल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोला जाता है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो बॉटम पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम तो चलो हटा दो, कॉपर सुना होगा आपने, मैंगनीज भी सुन लिया, आयरन भी सुन लिया, कोबाल्ट, निकल, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये सब के सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वैसे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में माइनर सा डिफरेंस होता है, बट अभी के लिए जानो दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको नीचे मिलेंगे। तो फोर्थ पॉइंट लिख लो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द बॉटम पोजीशन ऑफ द कर्व, ऑक्यूपाई द बॉटम पोजीशन ऑफ द कर्व।
पोजीशन ऑफ द कर्व। ठीक है जी, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक, यहीं से ही कंक्लूजन निकल कर आ गया, इस लॉदरमियर अरेंजमेंट के बाद एक कंक्लूजन निकल कर आ गया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, वो किस पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रही है। यहीं से ही एक पॉइंट निकल चुका है, कंक्लूड कर दिया लॉदरमियर ने, कंक्लूड करा। लॉदरमियर ने बोला कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है। और इसी के बाद एक नया लॉ निकल कर आ गया, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, जिसको सिर्फ पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं। 10th में चैप्टर हुआ करता था, 10th में यही सब थ्योरी हुआ करती थी पहले, यही सब जो आपको पढ़ा रहा हूँ यही सब। बस प्राउस्ट नहीं होता था, लेविएजर नहीं होता था, लॉदरमियर भी आई थिंक नहीं था, लॉदरमियर भी नहीं था, ये आपका डॉयबर्नियर्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था। तो 10th से ये ये 5वां चैप्टर कट ही कर दिया कंप्लीटली। ठीक है ना, तो अब यहाँ पढ़ेंगे, पढ़ना तो है। ठीक है, दोबारा सुन लो। इस अरेंजमेंट के बाद कंक्लूजन क्या निकल कर आया? जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है। और इसी के बाद एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया टेबुलर फॉर्म के अंदर, मतलब टेबल वाली फॉर्म के अंदर, और इस तरीके से अरेंज करा जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी वो एक ही कॉलम पर आ गए, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको सेपरेट कर दिया, उनको अलग कॉलम में डाल दिया। ठीक, तो लिख लो आप यहां पे एक लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन, on the basis of the above observations, comma, Laudermire proposed that the physical properties of the elements are the periodic function. The physical properties of the elements are the periodic function of their atomic weights. Full stop करके he arranged the then known element, then का मतलब पुराने वाले एलिमेंट्स को, जब जितने उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स थे, ये है इसका मतलब। He arranged the then known elements in the tabular form in order of their increasing atomic weights. In the tabular form in order of their increasing atomic weights. He arranged the then known elements in the tabular form in order of their increasing atomic weights. ठीक है, अब हेडिंग डालो, एक छोटा टॉपिक और देखते हैं फिर खत्म करते हैं। हाँ, एटॉमिक वेट। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, पहली क्लास के अंदर ही बता दिया था आपको कि एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जॉन डेल्टन ने दी थी, उन्होंने क्या बोला था कि दो एलिमेंट्स के एटम्स को जब आप डिस्टिंग्विश करोगे तो वी विल डिस्टिंग्विश द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो उसी को आधार बनाते हुए सारा कुछ पढ़ रहे हैं, देखो आप। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स की स्पेलिंग है, यहां लिख रहा हूं, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इसका पूरा नाम है डिमित्री मित्रो नहीं, अभी सुनाता हूं तुमको नाम। इवानोविच, फिर ठीक है जी, इसका पूरा नाम लिख लो, रशियन। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ लिख लिया, इसके बाद लिख लो आप डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। सारी स्पेलिंग मैंने सामने लिख दी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। रशियन केमिस्ट है ये आपका, रशियन केमिस्ट डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ठीक है, ये होता है, मुझे भी नहीं पता, यहाँ पे भी मेंशन नहीं है।
इसके बाद लिखो आप, पहले सुन लो फिर लिख लेना आप। हाँ, इन्होंने क्या बोला था कि आप एलिमेंट्स को अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ताकि एक इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करें। तो देखो कितने सारों ने मेहनत करी, इन्होंने लॉ बना दिया। ये तो पहले से ही चला आ रहा है, आपने देखा होगा ना, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर यही मिला मेरे को। फिर लॉदरमियर ने भी यही बोल दिया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो तो एटॉमिक वेट पर डिपेंड कर रही है, तो इन्होंने लॉ ही बना दिया। इन्होंने क्या बोला कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एक सर्टेन इंटरवल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की रिपीट करेगी। तो कहने का मतलब है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। यही है लॉ। अबे एलिमेंट को आप अरेंज कर रहे हो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एक इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी रिपीट करेगी। इंटरवल का मतलब होता है 10 एलिमेंट, 15 एलिमेंट बाद, 5 एलिमेंट बाद। ये ना काट के जेब में कर दूंगा। ये ऐसे दिखाते हो आप लोग। इसका मतलब पॉज करना। हाँ जी, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में बात चल रही थी। साइंटिस्ट का नाम मैंने आपको लिखवा दिया है। इन्होंने क्या बोला था, जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जैसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर अरेंज करा था, तो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज इंटरवल के बाद, सर्टेन इंटरवल्स के बाद रिपीट करती है, उसे हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और इसकी दूसरी स्टेटमेंट ये भी है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करती है। ठीक है, बाद की स्टोरी बाद में देखेंगे, अभी इतना लिख के खत्म करते हैं। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, the physical and the chemical properties of elements are a periodic function. 1869 is the year. The physical and the chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weights. That is, the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weights. That is when the elements are arranged. That is when the elements are. सर थोड़ा टेम्पो है ना, टेम्पो वर्ड होता है। हाँ, टेम्पो 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 इज द राइट वर्ड। टेम्पो, हाँ सर, एक्चुअली में टेम्पो वर्ड होता है। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। दैट इज when the elements are arranged in order of their increasing atomic weights, comma, elements with similar properties are repeated. Elements with similar properties are repeated after certain regular intervals. This repetition of properties, हाँ जी, इंटरवल्स का मतलब है टाइम के बारे में बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है। 10 एलिमेंट बाद, 15 एलिमेंट, ऐसे इंटरवल की बात हो रही है। This repetition of properties of elements after certain regular intervals. This repetition of properties of elements after certain regular intervals is called periodicity of properties. Is called periodicity of properties. Is called periodicity of properties. ठीक है जी, NCERT ज़रूर लेकर आना कल सबके सब। हाँ, लेकर आना कल, ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। That's all for today and for more chemistry related videos
subscribe my channel and share also. Thank you.